मुल्क में पहली बार पेट्रोल तकरीबन 118 रुपए लीटर तक पहुंच गया। गरीब आवाम की दुहाइयां। तब्दीली सरकार एक साल में पेट्रोल पर तकरीबन 23 रुपए का इजाफा कर चुकी। महंगाई का नया तूफान आएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। वोटों के एतबार से अपोजिशन की फतह यकीनी है, लेकिन सियासी जंग का नतीजा खिलाफे तवक्को भी निकल सकता है। कराची को कचरे से निजात दिलाने के लिए वफाकी वजीर अली जैदी मैदान में आ गए। के इलेक्ट्रिक समेत दीगर इदारे भी मदद को तैयार। सबका शहर है, हिस्सा भी सबको डालना होगा। और फिरदौस जमाल के बयान पर माहिरा खान का पहली बार ऑन स्क्रीन रद्द अमल। माहिरा खान ने क्या कहा, आपको सुनवाएंगे। जनाब माहिरा खान की खुसूसी गुफ्तगू तो हम आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि आज है 1 अगस्त, यानी आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है। और इस मरतबा क्या हर मरतबा अब तो हम आपको पता है कई साल से इनकरेज कर रहे हैं कि झंडियां खरीदने के बजाय क्या खरीदें, सब्ज पौधे खरीदें, दरख्त खरीदें और उनको लगाएं और उनकी देखभाल करें। इन अ सेंस अगर आपने सोचना ही है तो वी आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि हमारा झंडा भी ग्रीन है। और अगर हम सब्ज पौधे की बात कर रहे हैं तो मतलब वो बड़ा इक्विवेलेंट सा हो जाता है। इफ यू वांट टू गो दैट फार, अगर आप सोचना चाहते हैं तो ग्रीन कोई चीज करनी है तो व्हाई नॉट पौधा लगाएं। और ये हम काफी अरसे से बाय द वे कह रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी आपने याद दिलाई है। तो लिहाजा आज फर्स्ट है और 14 दिन रह गए हैं 14 अगस्त, तो लगाना शुरू कर दें। ऑलरेडी तैयारी करना शुरू कर दें और तस्वीरें लें। अली जैदी साहब कहते हैं कि एक हफ्ते में कराची का कचरा साफ कर देंगे। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बात बातें होती हैं ना जिसपे इंसान तंज करते हैं, लोग तंज करते हैं कि भाई कैसे साफ करेंगे। नहीं, ये वो काम है जिसमें साथ देना चाहिए, जिसमें सपोर्ट बनना चाहिए एक दूसरे की। और उसके कुछ आइडियाज भी हैं दैट वील शेयर विद यू लेटर इन द शो। लेकिन पहले सबसे बड़ी बात, और इसके अलावा एक्चुअली और कोई बात हो भी नहीं सकती, पेट्रोल की कीमतें जो एक दफा मैं अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहा था, आपने सोचा कि मैं तेल छिड़क के रहूं। मैं हमेशा, मुझे कोई कहता है ना यू वांट टू नो द गुड न्यूज फर्स्ट और द बैड न्यूज फर्स्ट, तो मुझे बैड न्यूज पहले चाहिए होती है। गुड न्यूज के बाद फिर हम जिएंगे और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो बैड न्यूज पहले कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत में जी एक बार फिर इजाफा हो गया और महंगाई की जो है वो चक्की में पिसते शहरियों पर एक और बम आ गिरा है। और वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी भी मंजूर कर ली है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में आपको बता दें 5 रुपए 15 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 117.83 रुपए हो गई है। डीजल की कीमत 5 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 132.47 रुपए। मट्टी के तेल की नई कीमत 103.84 रुपए। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 90.92 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। हेंस लोग जरा मारामारी थी पेट्रोल पंप्स पर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगस्त 2018 में इख्तिदार संभाला था। उस वक्त पेट्रोल 95 रुपए फी लीटर था, यानी तकरीबन आज से 1 साल पहले। और आज है पेट्रोल तकरीबन 118 रुपए फी लीटर, यानी पीटीआई हुकूमत अब तक 1 लीटर पर तकरीबन 23 रुपए का इजाफा कर चुकी है। जबकि आलमी मंडी में गुज़श्ता 2 माह के दौरान खाम तेल की कीमत में औसतन $8 फी बैरल की कमी हुई है। वी रिपीट, $8 फी बैरल हुई है गुज़श्ता 2 माह के दौरान इन द इंटरनेशनल। यही तो सवाल बनता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो रही है तो हम क्यों ऊपर जा रहे हैं इस चीज के लिए। बट एनीवेज, क्योंकि हमारे रुपए की कदर कम हो रही है। हाँ, ऑब्वियसली दैट इज द इक्वेशन। लेकिन मतलब कि हर चीज को कंट्रोल तो किया जा सकता है विद द रिजल्ट। हर चीज ही ऊपर जाती है। आपको पता है पेट्रोल ऊपर हो जाए तो देन फॉल आउट इफेक्ट हर चीज़ पे होता है। कराची से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद ने पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे पर आम अफराद से बातचीत की है। लोग हुकूमत के इस फैसले पर सख्त नाखुश और गुस्से में हैं। और अली इमरान हमें बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। शुड वी आस्क हिम? जी, ओवर टू यू अली। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, लेकिन यह इजाफा कुछ दूसरे इजाफों से इसलिए मुख्तलिफ है कि अब पेट्रोल और डीजल की दोनों की कीमतें मुल्क की जो तारीख की लेवल्स हैं, जो हिस्टोरिकल लेवल्स हैं, उसके हाईएस्ट पॉइंट्स तक पहुंची है। 133 रुपए का डीजल दस्तयाब है और जो पेट्रोल की कीमत है वो 118 रुपए, तकरीबन 118 रुपए के करीब है। ये कीमत अगर मार्च 2016, 3 साल तकरीबन 3.25 साल पहले की बात की जाए तो 62 रुपए में पेट्रोल दस्तयाब था, जबकि जो डीजल के रेट्स थे वो 71 रुपए थे। तो तकरीबन हम 3 से 3.25 साल के अरसे में डबल प्राइस की तरफ, तकरीबन डबल प्राइस की तरफ
बढ़ चुके हैं और कहा यही जा रहा है कि जो रुपए की कदर है वो असल में इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस डॉलर टर्म में अगर बात की जाए तो वो तो उन्हीं लेवल्स पे हैं जो कि हिस्टोरिकल रहे हैं, एवरेज के करीब, हिस्टोरिकल एवरेज के करीब। लेकिन जो रुपए की कदर है वो मुसलसल डाउन हो रही है। अगर रुपए की कदर 60-62 रुपए के लेवल पे होती तो कीमतें 3 गुना तक भी कम हो सकती थी। कीपिंग इन व्यू के जो टैक्सेशन मेजर्स हैं वो हुकूमत कैसे लेती है, लेकिन ये कि लोग नई रियलिटी से, खुसूसन जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं, वो एडजस्ट कर रहे हैं और हर महीने ही उनको नई रियलिटीज़ मिलती हैं कि कीमतें बढ़ती हैं और रुकने का नाम नहीं लेती। तो मुख्तलिफ बाइकर से और जो कम्यूटर्स हैं उनसे हमने बात की है, क्योंकि किराए के इजाफे की सूरत में या ये कि मंथली जो बजट हैं बाइक सवार हजरात के या जो कार सवार हजरात हैं उनके बढ़ते हैं, तो उनसे हमने जाना है कि वो अब इस लेवल पे 118 रुपए के लेवल पे, जो कि 3.25 साल पहले 62 रुपए था, क्या महसूस करते हैं? इतनी महंगाई हो गई, यकीन करो कि हम लोग खुश थे भाई, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब ने पता नहीं क्या कर दिया, हम लोग समझ में नहीं आ रहे। हम लोग तंग आएंगे, खुदा कसम खुदकशी के लिए हम लोग तैयार हैं, यकीन करो। ये देखें कि आप दिन ब दिन जो है ये गवर्नमेंट महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, आवाम के रिलीज़ का कुछ भी नहीं सोच रही। इमरान खान आए इस मकसद के लिए था कि आवाम को इससे रिलीज़ मिले। अब अगर इमरान खान ही ये सब चीज़ें करेगा तो कौम का तो फिर अदबार ही उड़ जाएगा। हर महीने पहले तारीख को बढ़ाता है, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, 1 रुपये कम करता है और 5-5, 10-10 रुपये बढ़ाता है। ये तो हुकूमत पहले से ही नाकाम है, तो बस खामखा आवाम के ऊपर बोझ डल रहा है। गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट भी अपने हाथ मजबूर है सर, उसको भी हम कुछ नहीं बोल सकते। मजबूर ये वो हालात जो जिस तरह पाकिस्तान के वो हालात हैं, जब है ही नहीं कुछ तो वो तो महंगाई करेगी ना। भुगतना तो आवाम को ये हमेशा आवाम ही भुगतते हुए आई है, तो अभी भी भुगत रही है आवाम। बस महंगाई बढ़ती जा रही है, भुगत रहे हैं, तब्दीली आई है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। बस ये है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, हर शहरी को तकलीफ़ है और हर कोई परेशान है। पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अच्छा, ये जो हेल्पलेसनेस होती है ना, बेबसी, जिसमें लोगों का यही ज़्यादातर ओवरऑल कहना है कि हम कर क्या सकते हैं, वी हैव टू लिव विद इट। लिहाजा महंगाई हो वट एवर, ये हर किसी की इंडिविजुअल लड़ाई है और उसको लड़नी है। आई फील वेरी सैड एक्चुअली। सर्टनली। और वो जो बात होती है ना, ये तमाम बातों की एक बात, जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो फिर तमाम चीज़ें महंगी होती हैं और इसी वजह से ज़्यादा परेशानी होती है। शायद आप अपने पेट्रोल बढ़ने को कुछ कंट्रोल कर लें, कुछ कंटेन कर लें, सिर्फ काम पे जाएं, काम से आएँ, ज़्यादा आउटिंग के लिए ना जाएं या बिला गैर ज़रूरी ना आप ट्रैवल करें। लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, वो आप कैसे कर्टेल करेंगे? क्योंकि पेट्रोल के बढ़ने की वजह से आपकी सब्जी भी महंगी होगी, आपका फल भी महंगा होगा, क्योंकि जाहिर है सबने ट्रांसपोर्ट होकर शहरों तक पहुंचना है। क्या चीजें गिनवाएंगे, इतना एडवर्स होता है इसका, हर चीज पे, और जिस पे नहीं भी लग रहा होता उस पे भी लग रहा होता है, बिकॉज एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो ट्रांसपोर्ट तो होनी है ना, पेट्रोल वहां आ जाता है। अच्छा जी, और फिर ये बेहतरीन बहाना होता है ना, जिन्होंने पहले से जखीरा अंदोजी की हुई है, अगर वो अब नई वही पुरानी चीजें आज के दिन में बेचेंगे तो ये कहकर बेचेंगे कीमतें बढ़ाकर के पेट्रोल महंगा हो गया है इसलिए हम महंगी बेच रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट मौका देने वाली बात है, मौका दे दिया उनको तो वो भी करेंगे। बट एनीवे, आपने कहा था कि वो बैड न्यूज़, वाई इज द बैड न्यूज़ फर्स्ट, तो बैड न्यूज़ को आउट कर देते हैं और अब हम कुछ बेहतर बात कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लगा कि इसका असर हम पे ज़रा भारी हुआ है। तो आपको बताएं जी, आपको याद होगा कि अभी अदाकारा माहिरा खान के बारे में हमारे वेटरन एक्टर हैं फिरदौस जमाल साहब, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पास की थी, बहुत से लोगों को बात अच्छी नहीं लगी थी, तो लिहाजा अब माहिरा खान से खुद बात की गई है कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो अदाकारा माहिरा खान ने पहली बार कैमरे के सामने फिरदौस जमाल के बयान पर रद्द अमल दिया है और जियो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा जंग अख्तर अली अख्तर को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में माहिरा खान ने कई एक्चुअली सब्जेक्ट्स पे, कई टॉपिक्स पर बात की है, उसमें ये वाली बात भी है। लेट्स वॉच इट। जी उमा, आज हमारे साथ जो है जियो पाकिस्तान के लिए माहिरा खान, पाकिस्तान की पहचान, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारा माहिरा खान की शोहरत जो है वो इस वक्त आसमानों पर है। तो आज हम इनसे बातें करेंगे। माहिरा, क्या हो रहा है? आप बताएं कि क्या हो रहा है। आपको जो माहिरा से माधुरी का जो खिताब दे रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, कैसा फील करती है? देखिए, मुझे इससे पहले कभी किसी से कंपेयर नहीं किया गया। इससे पहले कहते थे माहिरा है और माहिरा ही है, बस सिर्फ माहिरा है, कभी कुछ और नहीं।
अब वो भी मुसीबत। अब कह रहे हैं कि माधुरी की तरह। अब आप मुझे बताएं, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ उनकी कि अगर उन्होंने ये कहा है ना, किसी ने भी कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उनकी धूल तक नहीं। मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई भी कंपेयर कर सकता है अपने आप माधुरी जी से। वो आपके गाने को देवदास के गाने से वो कर रहे थे। अच्छा, हाँ, कि ये तो मुझे नहीं पता। प्रेम ऐसा लग रहा है। हाँ, देवदास। अब ये तो मुझ पे नहीं है, तो मतलब मेरी तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं व्हेन आई डांस मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी तरह। अच्छा, आपने अभी जो पाकिस्तानी फिल्में की हैं, आपने शाहरुख के साथ भी काम किया, आपने हमारे पाकिस्तानी शाहरुख हमायूं सईद के साथ भी काम किया, और अब बिलाल अब्बास के साथ अशरफ सॉरी, जिनको कैसा लग रहा है? अच्छा, तीनों के साथ बताऊं? मतलब कि पहले शाहरुख बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, फिर हुमायूं, यहाँ के शाहरुख वो भी बहुत अच्छा, बड़ा मेरा ख्याल रखते हैं हुमायूं। अब तो बहुत अरसा हो गया हमने काम किया, लेकिन जब बिनरोय पे किया था तो बहुत ख्याल रखा मेरा, और जैसे शाहरुख ने रखा। और अब बिलाल अशरफ वेरी सिमिलर। एक्चुअली मैं ये बिलाल को कह रही थी कि मुझे उनकी कुछ आदतें हुमायूं की तरह लगती हैं। अच्छा, जब फिरदौस जमाल साहब का पहली दफ़ा आपके सामने ये स्टेटमेंट आया तो आपका फर्स्ट टाइम रिएक्शन क्या था? मेरा इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, सच पूछिए। मतलब कि मुझे इतना नहीं, आपने बहुत देर बाद रिप्लाई किया उसकी? बिकॉज मैंने प्लानिंग नहीं की। देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं किसी चीज़ पे कुछ नहीं बोलती, मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चुप सौ बोलने वालों को खामोश कर उससे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, और क्योंकि उन लोगों ने इतनी सारी चीज़ें लिखी, मेरे उनसे ना बात की, मैंने किसी से बात भी नहीं की इस बारे में, और फिर भी लोगों ने आके लिखा ये वो। सो देन आई थॉट कि ठीक है। मीडिया पर जो सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ आए थे, उनकी स्थिति बकवास शुरू कर रहे थे, आप क्या कहती हैं सोशल मीडिया के बारे में? ये जो होता है, जिसका मूड आए जो चाहे लिख दे, जो चाहे बोल दे, आप कैसा फील करते हैं? मुझे नहीं ठीक लगता। मुझे लगता है कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके हाथ में कलम है, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपके हाथ में वो एक इतना बड़ा एक टूल है। आप जो लिखेंगे वो बाहर जाएगा, वो परसेप्शन क्रिएट करेगा, वो नैरेटिव बिल्ड करेगा। तो यू हैव आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं क्या बोलूँगी, क्या मैं किसी की। और मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको बोलना ही है तो अच्छा बोलिए, लेकिन हाँ, अगर कहीं जुल्म हो रहा है, लेकिन अगर कुछ गलत है फिर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो जो तनकीद होती है उसको किस तरह कवर आपकी टीम से मशवरा करती है? क्या टीम है ही नहीं हो गया क्या? मेरी क्या टीम है? बताएं। तनकीद सवाल बोलना है, सवाल गोल नहीं करें। जब लोग तनकीद करते हैं तो ऑब्वियसली तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब इतनी दफ़ा होती है ना, फिर इंसान कहता है अच्छा भाई एक और दफ़ा कर दो। और सबसे बड़ी बात, और ये अब सीरियस बात है, मुझे लगता है कि मेरी अम्मा ये मुझे कहती हैं, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मुझे अल्लाह मियाँ ने इतना दिया है, इतना प्यार दिया है, इतनी इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब इन छोटी चीज़ों पे ना मैं अगर खफा होने लगी या अपने आप को दिल छोटा किया तो फिर अम्मिया ना नाराज़ हो जाती कि भाई उसमें तो ये होगा, उसमें होगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत मैं शुक्र करती हूँ। How stunning and how poised is Mahira, और मुझे इनकी ये बात इतनी अच्छी लगी। She always is। वैसे what a nice role model also, अगर उस सेंस में भी अगर आप देखें, फिरदौस जमाल साहब ने जो कहा था, बड़ी इंडस्ट्री राइल अप हुई, माहिरा की सपोर्ट में बहुत कुछ आया, लेकिन माहिरा को खुद सुना था कि उन्होंने क्या कहा है कि उनको इतना इफेक्ट किया ही नहीं, और उन्होंने जो आगे फिर अपना रद्द अमल दिया, जो उन्होंने लिख के सारा बताया, विच वॉज क्वाइट नाइसली रिटन, वो भी इसलिए किया क्योंकि उनके दोस्त इतने टपक चुप पड़े थे इस सारी डिबेट में टू डिफेंड हर कि शी हैड टू डू समथिंग
समथिंग, अदरवाइज उनको इतना इफेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया था, इसलिए फिर अल्टीमेटली मुझे भी रिएक्ट करना पड़ा। और आज बड़े अरसे बाद मैंने किसी के मुंह से ये मुहावरा सुना कि एक चुप 100 सुख। तो माहिरा ने कहा कि जनाब चुप जो होती है ना, वो बहुत सी परेशानियों और बहुत सी तकलीफों से आपको बचा लेती है। बाय द वे इस गाने में खासी अच्छा, उसके बाद ये जो तस्वीर माहिरा की देख रहे हैं, हाउ स्टनिंग शी इज, और अब हमें पता चल गया इसकी इंस्पिरेशन भी माहिरा ने माधुरी दीक्षित से ली है। इसलिए कंपेयर करें क्योंकि माहिरा की जो नई फिल्म आ रही है उसका जो गाना है नूरी, उसमें माहिरा ने डांस बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी है और इट इज शॉट रियली वेल। तो उसमें खासा माधुरी का जो एलिमेंट है ना वो आ रहा है गाने में। फैन भी हैं और इन्होंने उनको क्रेडिट भी दिया है कि यस शी लुक्स अप टू हर। ज़बरदस्त। तो माहिरा की बातें सुन के हमेशा ही मज़ा आता है। अच्छा, शाहरुख खान के बारे में तो ये हमेशा ही अच्छी बातें करती हैं, बिकॉज नेचुरली शाहरुख खान स्टार तो ये हमारी हमेशा अच्छी बातें करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक दे हैड अ गुड टाइम टुगेदर जब ये काम इन्होंने साथ किया होगा। माहिरा हमारी स्टार तो हमेशा से थी, बट देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि जब ये रईस में आई तो उसके बाद इनका स्टारडम, वो जो सितारा होता है ना, दैट रियली शॉट अप। सो व्हाई नॉट गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। और दे लुक वेरी कंफर्टेबल, जैसे पुराने दोस्त नहीं होते वो वाली इनकी तस्वीरें लगती हैं। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, एट द सेम टाइम फिरदौस जमाल साहब की बात करें तो उनके यकीनन इन अल्फाज पे आपको एतराज़ हो सकता है, उनकी ओपिनियन पे आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन उनके काम और उनकी अदाकारी की सलाहियतों और उनके खुद के स्टार होने पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। कभी भी नहीं। और ये तो हम पहले भी जियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तो हम रीइटरेट कर गए हैं कि जो भी वट एवर रीजंस ही हैड फॉर सेइंग व्हाट ही डिड, शायद वो वाकई मानते हैं जो उन्होंने कहा, लेकिन वो खुद भी बड़ी कमाल चीज़ है फिरदौस जमाल साहब। तो लिहाजा वी कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम एज वेल, एक्सेप्ट द कैमरा हमसे अवे हो गया। हवाले से भी आज जरा इंपॉर्टेंट डे, आपको पता है 1 अगस्त है और सादिक संजरानी रहें या जाएं, हुकूमत और अपोजिशन में से जो भी कामयाब हो, मामला बस नुमाइशी सा ही। हमें तो लग रहा है चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए वोटिंग आज हो रही है और अपोजिशन ने कई मरतबा अपने सेनेटर्स को एक जगह जमा करके अक्सरियत दिखा दी है और अब वो सादिक संजरानी से मुतालबा कर रही है कि वो अज खुद मुस्ताफी हो जाए। जो नंबर्स ऑपोजिशन गैदर कर रहे हैं वो तो उसको निकालने के लिए तो ज़्यादा नंबर्स है हमारे पास, और उसूलन भी ये स्टेप अच्छा होता कि चेयरमैन सेनेट साहब अपने इस्तीफ़ा दे। मैं तो उस दिन जीत गया था जिस दिन मुझे तमाम ऑपोजिशन ने एक पॉलिटिकल वर्कर को नॉमिनेट किया इस पोस्ट के लिए। बाकी जहां वोटिंग का ताल्लुक है, इस वक्त हम 65 पे खड़े, डब्बे खोलेंगे हमारे वोट पूरे होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और इत्तेहादी हैं जिन्हें सादिक संजरानी के बच जाने का पूरा यकीन है और वो साफ कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट मैदान नहीं छोड़ेंगे। आखिरी मोमेंट तक वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं और ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अपोजिशन वाले जो है तो अब उनके पास और कोई हाथ में नहीं रहा, अब जो है तो वो इस किस्म के डिसइंफॉर्मेशन के कैंपेन पे चल पड़े। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सेनेट का इलेक्शन संजरानी साहब जीतेंगे, ये मेरी ख्वाहिश भी है और ये मेरी सोच भी है। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। हम अपनी पूरी कोशिश में हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नुमाइंदे और चेयरमैन साहब जिस तरह हैं, हम अपना नंबर गेम जिस हवाले से अपनी कोशिश है अपनी पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ पूरा करें। अपोजिशन जमातों ने मुख्तलिफ मौके पर सेनेटर्स को जमा करके 50 से ज़ायद अरकान की अक्सरियत दिखाई है। हुकूमत और इत्तेहादियों के पास कमोबेश 30 सेनेटर्स हैं। ऐसे में मुकाबला यक तरफा ही होगा, लेकिन कोई अपसेट हो गया तो वो भी कई सवाल छोड़ जाएगा। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ पहले मौजूद है एंकर पर्सन फरिया अदीज, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फरिया, बहुत शुक्रिया आपका। फरिया, सादिक संजरानी को हटाने के लिए अपोजिशन तैयार है, मौजूदा नंबर्स तो बता रहे हैं कि अपोजिशन अपना काम कर लेगी, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? देखिए, ये सवाल हम बार बार उठा रहे थे कि हुकूमत में आने और ना आने का तो इससे कहीं से भी कोई ताल्लुक नहीं है। सेनेट की वर्किंग पे भी आपको कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि चेयरमैन सेनेट अगर अपोजिशन हटाती है, और जो कि हमें नज़र आ रहा है कि नंबर्स तो उनके पास हैं पूरे। कल भी जो दावत दी थी ज़दाई साहब ने, उसमें 52 लोग मौजूद थे। अगर 52 to 54 अगर इतना नंबर उनके पास होता है तो वो एक सेफ पोजीशन में है। जो गवर्नमेंट है उनके पास 30+ इस आगे पीछे के नंबर्स हैं, सो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। मगर मसला ये है कि ये एक अलायंस के बाद बने थे चेयरमैन सेनेट। सो नंबर गेम में जब वो अलायंस जो कि पीपल्स पार्टी की वजह से मजबूत हुआ था वो ख़त्म हो गया,
तो ऑब्वियसली नंबर गेम अब ऑपोजिशन के पास है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। चेयरमैन सेनेट की जगह कोई नए चेयरमैन सेनेट आ जाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेशन करने में उतनी ही मुश्किल है जितनी पहली थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही तो उनके मेंबर्स सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। चेयरमैन सेनेट का अपना एक वोट होता है, वो वोट एक किसी और की तरफ से हो जाएगा, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट ने तो सेनेट में तो फिर भी मौजूद होंगे। बेसिकली फरिया आप यही बता रही हैं कि फ़र्क उस तरह पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। ऑन दी अदर हैंड अगर ऑपोजिशन की तहरीक नाकाम हुई तो भी हुकूमत पर यही इल्ज़ाम आएगा कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। हुकूमत के लिए इस पूरे मरहले में कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसे वो अपनी फतेह समझे। फरिया आप क्या कहती हैं? देखिए, ये इल्ज़ाम तो अभी से लगना शुरू हो चुके हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हुकूमत के जो एहलकारान हैं वो कह रहे हैं कि लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे, मगर आप याद कीजिए कि जब लास्ट टाइम भी हुए थे इलेक्शन, जब ये ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम लगाए गए थे और उस वक्त PMLN सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाई थी और पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही थी। आज PMLN और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं, उनके जो नॉमिनी हैं वो बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। उस वक्त ये बात कह रहे थे संजरानी साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, दीगर लोगों ने कहा कि मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ। आज PTI ये समझती है कि संजरानी साहब के पीछे वो खड़े हैं और वो उनको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। सो ये उनकी अपनी अपनी सियासत के साथ साथ दोनों तरफ से मुझे अना का मसला भी लग रहा है। देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। सो इसमें क्या इल्ज़ामात लगते हैं, क्या कहा जाता है, वो मेरे ख्याल से बड़ा बैकग्राउंड में रह गया है। मेन चीज़ हार और जीत बन चुकी। बहुत शुक्रिया आपका फरियादी, हमारे साथ मौजूद थी। एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। हुकूमती सेनेट इस तादाद में कम है, ये सूरत हाल चेयरमैन सेनेट बदलने के बाद भी यही रहेगी, फिर भी हुकूमत सादिक संजरानी को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश करती नजर आती है। हुकूमत ने इतना सीरियसली क्यों ले लिया है वैसे इसे? देखिए, दोनों तरफ से ये बात आती है। देखिए, ये बात सही है कि जो सेनेट की इस वक्त जो है वो अपोजिशन की अक्सरियत है और सेनेट के चेयरमैन के होने और ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है हुकूमत के लिए। ये है कि जो हुकूमत को लगता ये है कि अगर उनको शिकस्त होती है तो वो इनके लिए जो है एक लिहाज से एक सेटबैक हो सकता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए जीत भी जाते हैं अपोजिशन के हासिल बलोच साहब, तो उसमें जो है सेनेट की वर्किंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही जो है उससे जो है कोई अक्सरियत में कोई तब्दीली आ जाएगी। तो मेरे ख्याल ये बात सही है कि जो है हुकूमत ने इसको एक अपनी अना का मसला बनाया हुआ है और ख़ुद अपोजिशन ने भी उसको अना का मसला बनाया हुआ है, क्योंकि अगर संजरानी साहब काम करते रहते तो भी उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनकी। लेकिन मेरे ख्याल अपोजिशन ने ये फैसला इसलिए किया था ताकि कम से कम जो है एक हद तक अपनी ताकत का एक लिहाज से शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा सकें और हुकूमत को एक थोड़ा सा जो है एक जिसको कहते हैं कि उनके एक ह्यूमिलेट कर सकें। तो मेरे ख्याल ये है वो चल रही है। जाहिद हुसैन साहब, ये बहुत ज़्यादा आपसे भी बात की है, फरीहा इदरीस से भी अभी बात की है, ये बड़ी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी नज़र आ रही है कि किसी को मतलब दिस इज़ रियली अ क्लैश ऑफ ईगोज एटलीस्ट इट सीम्स। अगर ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना करा सकी तो ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए ये कितना बड़ा धचका होगा? पार्टियों में बाहमी इत्तेमाद कायम रहेगा या आपको नहीं लगता? देखिए, यही मसला है। मेरे ख्याल हुकूमत का ज़्यादा स्टेक इसलिए भी है कि अगर ये फेल होती है, मतलब लगता तो नहीं है कि नंबर गेम जो है उसमें नहीं है, लेकिन यही मैं कह रहा था कि सीक्रेट बैलेट में बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ सियासत की एक मैनिपुलेशन भी होती है और देखते भी रहे ख़ासतौर पर सेनेट में, तो उसमें ये था कि अगर ये फेल होती है तो उसमें ज़्यादा धचका पड़ेगा इसके जो है अपोजिशन को। यकीन तौर पे फिर शकूक का शुबहात शुरू हो जाते हैं कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, और ये जो है फिर वो दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा अमांगी नहीं पाई जाती है पीपल्स पार्टी और PML इनमें, लेकिन इसके बाद बहुत सारे और सवालात शुरू हो जाएंगे। तो यकीन जैसे कि ये अपोजिशन जो भी एक कोalition जो बना है वो बहुत ही फ्रिजाइल बुनियाद पे है, बहुत ही नाजुक उससे बंधा हुआ है। तो अगर इसके नतायज कुछ और निकलते हैं जो उनके हक में नहीं आती है अपोजिशन में, तो मेरे ख्याल ये कि इस इत्तेहाद में और कमजोरी आएगी। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी आज क्या होता है। आज सियासी एतबार से बड़ा अहम दिन है। अभी सुबह ही शेख रशीद साहब की गुफ्तगू भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि नंबर्स तो शायद हुकूमत के पास पूरे नहीं हैं, लेकिन हुकूमत के पास एक सियासी तावीज़ भी होता है। अब देखते हैं कि इस तावीज़ का असर होता है कि
नहीं होता। शेख साहब टू लीव समथिंग लाइक दैट। अब उन्होंने इसके बारे में कोई आगे क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि सियासी तावीज़ क्या चीज़ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू जस्ट वेट एंड सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बात ऑब्वियसली हम कर ही रहे हैं कि कराची के कचरे की पहले बात कर लेते हैं, जिसने शहर की शक्ल बिगाड़ कर रख दी, और खासतौर पे इन बारिशों के बाद तो बड़ी ऑब्वियसली वो चीज़ें ऊपर आ गई हैं, वाजे हो गई है। अच्छा, कचरा ऊपर आ गया और सड़कें नीचे चली गई। बिल्कुल ना, तो वो सामने ये लो जी देख लें आप जरा, हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं फॉर पीपल हु आर नॉट इन कराची, वो थोड़े से फेमिलियर हो जाए। वफाकी वजीर अली जैदी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने कराची को 2 हफ्तों में कचरे से निजात दिलाने का ऐलान भी कर दिया है। और वो अकेले नहीं है, बाय द वे अब्दुल्ला, मारूफ म्यूजिक बैंड स्ट्रिंग्स ने भी अली जैदी का साथ देने का ऐलान किया है। मेरा ख्याल है कि इसमें तो तमाम कराची वालों को साथ देना चाहिए और हमने भी इनका साथ देने का अभी इसी वक्त ऐलान कर दिया है। हम किसी भी उस इंसान का साथ देंगे जो कराची शहर को साफ करने की मुहिम को शुरू करेगा। सोशल मीडिया पर पैगाम में स्ट्रिंग्स की जानिब से कहा गया है कि कचरे के नीचे से खूबसूरत कराची निकलकर सामने आने को तैयार है। इसी तरह के इलेक्ट्रिक ने सफाई की मुहिम में वफाकी हुकूमत की मदद का ऐलान किया है। अली जैदी कहते हैं कि मजीद इदारे कराची शहर को साफ करने की मुहिम में हिस्सा लेने का ऐलान करें, और क्या कहा ये सुन लीजिए। जब हुकूमत ये चाहेगी नहीं, सिंध हुकूमत के कचरा साफ हो, तो कैसे करेगी? मैंने सिर्फ ये गुलिस्तान जौहर मेरे हल्के के अंदर एक इलाका है, संडे को जी जब ये मेट डिपार्टमेंट ने सब बताना शुरू किया कि जी बारिश होने वाली है, ये वो, मैं तो वापस आ रहा था, आपको पता है मैं अमेरिका गया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, 2 दिन बाद में आ रहा था, तो मैं जब वहां से मैंने इनको कहा, हमारे एमपीए को, कि एक काम करें कि अपनी जितने स्ट्रॉन्ग ड्रेन है ना गुलिस्तान जौहर की, जो जो कर सकते हैं वो सफाई कराते हैं। अब वो मेरे हल्के में 103 में वो आता है, वो हमने सफाई करवाई, स्ट्रॉन्ग ड्रेन में सिर्फ कचरा निकलवाया 42 या ख्याल में 42-44 डंपर भर के, तो वहां तो बारिश का पानी सारा बह गया अंदर से आराम से। पूरे कराची के स्टॉर्म ड्रेन्स क्लॉग्ड हैं, कचरे से भरे हुए हैं, सालों साल कोई बच्चा गिर के मर रहा है, कोई दलदल बन गए हैं वो, और इनको कोई समझ ही नहीं है। मैं पहले दिन से जब से वजारत संभाली है, मुझे एक चीज समझ आई कि कराची का कचरा बह रहा है समंदर में। 13,000 टन कराची कचरा जनरेट करता है, 7,000 टन, 5,000 टन, 6,000 टन डेली समंदर में फेंक देते हैं। ये तो एक्चुअली इत्तलात दुरुस्त है कि गुलिस्तान जौहर ये गुलशन की तरफ कम पानी खड़ा हुआ था इस मरतबा निस्बतन, और अगर यही तरीका था इन पोजीशन ऑफ पावर जो इस वक्त हुकूमत में कराची से हैं, उनको तो ये मौका, सुनहरी मौका लगना चाहिए कि फाइनली वी कैन मेक अ डिफरेंस, और कराची वाले आप लोगों के साथ हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाशमी साहब आए थे ना, कहते हैं कि 1.5 साल पहले तकरीबन नाले साफ हुए थे। सर ये नाले 1.5 साल पहले नहीं, हर सीजन में साफ होने वाले चीज होती है। क्लीनलीनेस में अपना हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने एक जो कहा था कि कभी कभार टेंशन हो जाती है कि जी एक मुहिम स्टार्ट हो गया एंड वी ऑल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर आप कलेक्टिवली किसी चीज़ का पार्ट नहीं करना चाहते तो खुद अपनी तरफ इंडिविजुअली तो कर सकते हैं ना, कि अपनी सफाई रखना, अपने घर की सफाई रखना, अपनी आदतें चेंज करना, कूड़ा ना फेंकना, मतलब अपनी ज़ात को तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर मूवमेंट। आई वुड से एक एक बंदा ये एहसास करेगा तो आप सोचें कि उससे कितना बड़ा चेंज होगा, कि अगर आप अपनी आदतें वगैरह भी बदल दें। स्टार्टर्स हम क्या कर सकते हैं कि अपने घर से निकलने वाला कूड़ा हम किसी डस्टबिन या डंपिंग पॉइंट जो है उसमें डाल सकते हैं, गली के कोने पे फेंकने के बजाय। अगर आप यही करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि शहर ऑटोमेटिकली जो है वो आपको साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। अपनी कंट्रीब्यूशन भी होगी, तो यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग एज वेल फॉर दैट एंड अ लॉट ऑफ मोर आइडियाज। बट वंस अगेन मैं आपको याद दिलाऊं कि इसके बारे में इन डिटेल हम कल बात करेंगे, कल के शो में। अभी और बड़ी बातें करने को, लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत ने रोटी की कीमत कम करने की जिम्मेदारी सूबों पर डाल दी। सूबों के पास कोई मौसर निज़ाम नहीं, रोटी पुरानी कीमत पर जल्द बहाल हो बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। कराची में होटल मालिक का मजदूर बच्चे पर खौलती चाय फेंकना संगदिली की इंतहा है। वाकया बता रहा है हमारे यहाँ लेबर कवानीन की कोई हैसियत नहीं है। और हिप हॉप क्या है, पाकिस्तान में भी इस फन के चाहने वाले हैं। जियो पाकिस्तान के मेहमान फनकारों से पूछेंगे। ये जो बच्चे पे चाय फेंकने वाली बात है ना, मतलब कि जिसने ये बात सुनी है तो एक ऑब्वियसली गम तो होता ही है, वो तो है, लेकिन जो गुस्सा अब होना स्टार्ट हो गया है कि अभी तक
लोगों को समझ नहीं आ रही। मतलब एक तो आप छोटे से बच्चे को काम पर रखें और फिर उस पर खौलती हुई चाय फेंक दें। मतलब इतना जुल्म जब कोई सोचता है तो थोड़ी देर के लिए तो दिमाग जो है ना वो बंद हो जाता है। ये जी कराची में हुआ है और कराची में होने वाला ये संगदिलाना वाकया जो है वो याद दिला रहा है कि हमारे यहाँ लेबर कवानीन कोई हैसियत नहीं रखते और हम इस मामले में दुनिया से बहुत पीछे ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं। नॉर्थ नाज़माबाद की बात है ये। नॉर्थ नाज़माबाद में वाकया चाय के होटल पर काम करने वाले बच्चे पर होटल मालिक ने इसलिए खौलती हुई चाय फेंक दी थी कि बच्चे ने कप ढूंढने में देर की थी। बिलीव मी कि यही वजह थी कि उसने थोड़ी सी बच्चे ने देर लगा दी। क्या गर्म चाय से बच्चे की गर्दन और सीने का 5% हिस्सा झुलस गया है। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में जान से मारने की कोशिश की दफात भी शामिल की गई हैं और ये वो चीज़ें होती हैं जिससे किसी की जान जा सकती है क्योंकि जो बर्न्स होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से ख़त्म कर देते हैं। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। नासिर साहब, ये तो एक वाकया है जो वीडियो आई मंजर आम पर आ गया जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों वाकयात आई एम श्योर रोज होते होंगे। चाय नहीं फेंकते होंगे तो डंडे मारे जाते होंगे, डंडे नहीं मारे जाते होंगे तो बर्तन उठा के मुंह पे मारे जाते होंगे, कुछ ना कुछ जरूर होता है। अव्वल तो बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहला तो पाकिस्तान का जो कानून है वो 14 साल से या 15 साल से नीचे के बच्चे को काम करने की इजाज़त ही नहीं देता। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये नहीं कर सकते काम। और 18th अमेंडमेंट के बाद ये है कि 16 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता, लेकिन उसका भी लेबर लॉज के अंदर उसका इम्पैक्ट नहीं आया। दूसरा, पाकिस्तान का लॉ ये भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर बच्चे को मैट्रिक तक एजुकेशन कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि चाइल्ड लेबर तो पाकिस्तान में लेबर कवानीन और पाकिसान के आइन के तहत जो है गैर कानूनी है। लेकिन ये प्रैक्टिस में ये है कि तकरीबन 13 मिलियन 1 करोड़ और 30 लाख बच्चे जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं, होटलों पे भी काम करते हैं। चाइल्ड लेबर के अंदर भी फिर क्लासिफिकेशन है कि लोग बाउंडेड लेबर भी करते हैं। माँ बाप जो है एक ख़ास तरीके से बच्चों को बेच के चले जाते हैं, सालाना पैसे ले लेते हैं। जो होटल्स की आप बात करते हैं तो उन होटल्स में अमूमी तौर पे यही होता है कि दूसरे एरिया से बच्चे आके वहाँ पे काम करते हैं और उन बच्चों को जो है उनके माँ बाप उनके पैसे लेके वहाँ पे चले जाते हैं और बच्चे जो है मालिकान के रहमो करम पे आते हैं तो हर तरह का तशद्दुद उन पे होता है। अब ये है कि जो चीज़ वायरल हो जाती है, मीडिया पे आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ जाती है तो हम उस पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि एज ए होल सोसाइटी का रवैया जो है खुसूस तौर पे चाइल्ड लेबर के बारे में, मतलब उसको जुर्म तो समझते हैं लेकिन एक्सेप्टेड नाम समझ लिया गया है। आप घरों में देखें जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके घरों के अंदर बच्चे काम कर रहे होते हैं। आप ये देखिए कि बच्चे ही उनके पढ़ रहे होते हैं जिनके यहाँ, और वो बच्चा जो है दूसरा बच्चा उनका बस्ता उठा के लेके बिल्कुल। और बेबी सिटिंग जो करते हैं, बेबी सिटिंग जो करती हैं बच्चियां, वो तकरीबन 3-4 साल का फर्क होता होगा। उनकी आंखों में वो जो लॉन्गिंग वो तरस होती है, वो अनदर है। बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और जो लॉज हैं, हम ये कहते हैं कि जो लेबर लॉज हैं वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिकली बनते हैं, इसलिए कि उसके अंदर मालिकान इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं, तब जाके वो लेबर लॉज बनते हैं और मालिकान उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये मानेंगे। लेकिन ये कि उसके ऊपर प्रैक्टिस कभी भी नहीं होती। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल ये देता हूँ, 68 मिलियन वर्क फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, उसमें सिर्फ 1.5% वर्कर्स भी यूनियनाइज नहीं है, और जो यूनियनाइज भी हैं उनमें से भी जो येलो यूनियंस हैं या पॉकेट्स यूनियन है, इस तरह। आप तो ये इस बच्चे की बात कर रहे हैं, ये तो इनफॉर्मल सेक्टर है। आप फॉर्मल सेक्टर्स में आप जाके देखें, गारमेंट, टेक्सटाइल में जहाँ इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए माल बनाया जाता है, वहाँ पे वर्कर्स की जो हालत की जाती है वर्चुअली स्लेवरीज के अंदर। अच्छा, ये जरा ये आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है, क्योंकि इसमें तो इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा वजन देते हैं कि जी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नो चाइल्ड लेबर, मतलब आपको देखिए उनके पूरे क्लॉजेज होते हैं। तो इस मुल्क में आके जहाँ सारे इग्नोर कर रहे हैं इन लॉज को, तो वो भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं और ओपन है। आपने देखा बल्दिया फैक्ट्री फायर का जो इशू है वो यही है कि 15 दिन पहले एक सोशल ऑडिटिंग कमी इटालियन ने एक उनको ऑडिट सर्टिफिकेट दिया था कि ये फैक्ट्री बिल्कुल ठीक से काम कर रही है और तमाम मामला ठीक है। उसके 15 दिन के बाद वो इसी तरीके से उस इतने बड़े वाक़े के बाद अभी तक कोई उससे सबक सीखने की कोशिश नहीं की जाए। आप फैक्ट्रियों में चले जाएं, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। किसी वक्त भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है इस मुल्क के अंदर। कवानीन मौजूद हैं,
उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बॉडीज मौजूद हैं, लेकिन कौन उस पर अमल दरामद सर आसान तरीका है ना, जिसने यूनियन बनाने के लिए आवाज उठाई उसको नौकरी से निकाल दो, उसके बाद अदालतों में धक्के खाते रहेंगे, क्या करेंगे? केसेस का जो हसर होता है अदालतों तक भी कितने लोग पहुंच सकते हैं? बड़ा मुश्किल। सर अभी तो हम फॉर्मल सेक्टर से कोई ठीक नहीं कर पाए, तो इनफॉर्मल की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी क्या करें? अब हम यहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस की अगर बात करना चाहें कि वो बच्चा जो हमें शायद देख रहा हो या उस बच्चे के वालिदैन अगर हमें शायद सिर्फ देख रहे हो, तो वो क्या कर सकते हैं? उनको अपने हकूक की आगाही तो होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कि अगर ठीक है आपने बच्चे को काम पे डाल दिया, अगर वहां पे उस बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है तो क्या करें? देखिए लेबर लॉज मौजूद हैं जो उनको कंपनसेट करते हैं। पुलिस के पास जाएं? पुलिस के पास भी जा सकते हैं, कंप्लेन जो है लेबर डिपार्टमेंट आप लोगों से राब्ता कर हमसे राब्ता कर सकते हैं। जिस तरह अभी हुआ ये के इलेक्ट्रिक का जो इशू हुआ है, इसके ऊपर जो 19 लोग इनको मरे, 20 लोग जो मरे, हम उनके खिलाफ जो है फेटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत जो लोगों ने राब्ता किया है, हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो लॉज मौजूद हैं और इसमें बहुत सारे पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है और कराची में कि यहाँ बहुत सारे प्रो बोनो जो है वकील ऐसे हैं, बड़े नाम के वकील हैं जो ये सब कुछ बगैर किसी पैसे के करना चाहते हैं। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं। जब भी जिस मौके पे लोग आगे आए हैं उनको उनके हकूक आपसे कहाँ रब्ता कर सकते हैं? आपका दफ्तर कहाँ है? मेरा दफ्तर जो है पुरानी सब्जी मंडी पे, ठीक है, गुलशन इकबाल में है। डन जी, आप अच्छा जी, लोगों ने ये सुन भी लिया है और तरीका भी टू फाइट बैक दिस सिस्टम, खासतौर पे जहां लॉज मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और बिल्कुल ब्लाइंड आया है, कोई किसी को फिक्र भी नहीं है कि यहाँ कोई लॉ है, तो उसको लड़ने के लिए, उसको फाइट बैक करने के लिए यही है कि आप जरूर अपने केसेस को सामने लाएं और अपने लिए जस्टिस जो है वो डिमांड करें। मतलब मिले भी थे लेबर सेक्रेटरी से जाके मिले इसी मसले पे कि ये हो रहा है और जो चाइल्ड लेबर है, बच्चे जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो सर बड़ी सतही बात लगती है मुझे जब हम ये कहते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। कैसे ना हो इस मुल्क में जो गुर्बत का हाल है, मसला ये जो 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है अवेलेबल माँ बाप या पूरे खानदान को, तो जाहिर है वो अगर 5 बच्चे होंगे तो वो सारे काम करेंगे। देखिए ये फिर एक ओवरऑल इशू है, आप होलिस्टिक उसको लें। बच्चा जो है अगर जो बाप काम करता है किसी फैक्ट्री में, उसको अगर डिसेंट वेज मिलेगा तो फिर बच्चे को लेबर करने की जरूरत नहीं होगी। फिर जो है आपका जो आर्टिकल 27E है कि ये बच्चे को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन है, तो वहाँ जाएगा। इसका मतलब ये कि एक जगह जहाँ सोसाइटी बदयांती कर रही है, जहाँ एक जुर्म कर रही है, उसके जुर्म के नतीजे में एक और जुर्म जन्म ले रहा है। होलिस्टिकली हमें चीजों को देखना, जैसे फैक्ट्रियों में मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज अगर 17,000-1500 रुपया है, वो अनस्किल्ड वर्कर को 15,000-1700 रुपया मिलना चाहिए। और पाकिस्तान में 5% लोग भी ऐसे नहीं है कि जिनको ये मिल रहा है। अच्छा बात ये है, बहुत शुक्रिया नासिर मंसूर साहब आप आए हैं और आप हमेशा आगे बड़ी फोर्सफुली ये चीज़ रीइटरेट कराते हैं। बात ये है कि लोगों को भी अब समझने की ज़रूरत है कि क्या उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए या इसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। प्लीज़ रीड अप योर कॉन्स्टिट्यूशन, रीड द लॉज जो आप ही के लिए बनाए गए हैं और फिर आप डिमांड करें कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। वो शऊर जो है वो पब्लिक में से, लोगों में से भी आना चाहिए। कभी कभार हम चुप करके इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये इसी तरह ही है, कौन बोले कौन कुछ करेगा, इसी तरह चलता रहेगा। और लेकिन इसी तरह जब हम सारे सोचेंगे तो वाकई फिर इसी तरह चलता रहेगा। अब एक और अहम बात यह है कि गैस की कीमत ऐसी नहीं बढ़ी कि रोटी की कीमत कई रुपए बढ़ा दी जाए। एक रोटी की हम बात कर रहे हैं। सूबे कीमतें कंट्रोल करें, कौमी इक्तिसादी कमेटी ने बॉल सूबाई हुकूमतों के कोर्ट में डाल दी है। अब मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC के इजलास में सूबों को रोटी की कीमत में कमी लाने का कहा गया है। ज़राए के मुताबिक नॉन कमर्शियल तंदूरों को 30 जून के नरखों पर गैस सप्लाई की जाएगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि रोटी की कीमतों में कमी ना होने की सूरत में सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। मंगल के रोज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफे पर नाराजगी का इजहार किया था और कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत भी की थी। उन्होंने क्या कहा सुन लें। गैस की स्लैब का इशू था जिस पे मुतलका मिनिस्ट्री को कुछ हदायत जारी की गई। आटा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड यूजर तक, उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रोटी की कीमत को रिवर्स करके गैस उसके साथ जुड़े तमाम फैक्टर्स उनको एड्रेस करने का फैसला किया, हदायत जारी की हैं।
और आपको बताएं कि काबीना इजलास के अलावा वज़ीर आज़म ने गैस की कीमतों और नान और रोटी पर अलहदा इजलास की सदारत भी की और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नान 12 से 15 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। ताहम गैस और आटे की कीमतों में इजाफे से पहले ये 8 से 10 रुपए में फ़रोख्त हो रहा था और इसी तरह रोटी 10 से 12 रुपए की फ़रोख्त हो रही है, जो कि इससे पहले 7 से 8 रुपए की मिल रही थी। यहाँ मैं थोड़ा सा तस्दीक भी कर लूँ अब्दुल्ला, यहाँ कराची डिफेंस में जब हम नान लेने जाते हैं या रोटी 10 रुपए की एक होती है ना? हाँ, चपाती 10 रुपए की होती है और नान जो है बढ़ गया है, कुछ 15 रुपए तक पहुंच गया बाज़ जगहों पर। तो मुख्तलिफ रेट्स हैं, लेकिन अब नहीं होने चाहिए बिकॉज अब ये स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ी सी आ गई है। आई डोंट नो व्हाई स्टिल गिव 10 रुपीस, इसलिए मैं जरा वो आप वो उल्टे तवे वाली चपाती लेती होंगी? नहीं, नान भी और चपाती भी, तो एवरीथिंग इज 1 रोटी, नान और रोटी व्हाटएवर इट इज 10 रुपए। और बहुत से और भी इश्यूज होते हैं जिसमें जैसे कि आटे का वजन कम कर दिया जाता है। हाँ। एक पर्टिकुलर ग्रामेज की रोटी होती है, उसकी कीमत मुकर्रर की जाती है। अगर उससे कम रोटी ग्राम की रोटी बेचेंगे तो जाहिर है वो आपको कम कॉस्ट में पड़ेगी और आप उसी कीमत पे बेच सकेंगे। सिंध के वजीर बराए कीमत और रसद इस्माइल राहू साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। इस्माइल साहब, वफाकी हुकूमत ने तो बता दिया है कि ना गैस इतनी महंगी हुई है ना आटा के तंदूर वाले रोटी महंगी करते हैं। सूबाई हुकूमतें मामलात कंट्रोल करें, सब्सिडी देने का फैसला भी किया गया है। आप लोगों ने रोटी महंगी होने क्यों दी है? क्यों इस पर कंट्रोल या नजर नहीं रखी गई? देखें, ये रोटी हमने नहीं होने दी महंगी। गैस की कीमतें कितनी वफाकी हुकूमत ने महंगी की हैं और बाकी जो तमाम चीजें हैं, ये तो देखें नामुमकिन है कि आप हर चीज, आप फ्यूल के कीमतें बढ़ा दें, आप बिजली की कीमतें बढ़ा दें, आप गैस की कीमतें बढ़ा दें, आप हर चीज की कीमतें बढ़ा दें। तो नेचुरल बात है जब आप जो काश्तकार है वो जब खाद बीज खरीद करेगा, जो उसको वो बीज महंगा पड़ेगा, जब खेत में अपने ट्रैक्टर चलाएगा तो डीजल उसको महंगा पड़ेगा, जब ये ट्रैक्टर, जब डॉलर महंगा होगा तो जब ट्रैक्टर इंपोर्ट होता है वो उसकी कीमतें तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं। ट्रैक्टर की, एग्रीकल्चर मशीनरी की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। जब आप खाद की कीमतें जो है वो तकरीबन 1.5 गुना इजाफा हो चुका है इन 1 साल के अंदर। कीमतों में पेस्टिसाइड्स महंगी हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमतें तो हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमने तो कंट्रोल किया हुआ है। हमने तो गंदम, हमारे पास स्टॉक मौजूद है, हम उसी रेट पे दे रहे हैं गंदम, लेकिन आगे चागे ये चीजें और महंगी होनी है। अब आप जाहिर है जब तक बुनियादी तौर पर जो इनपुट लागतें आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अगर गंदम की लागत जो होती है, पैदावार, फसल की पैदावार लागत कंट्रोल में नहीं होगी तो जाहिर है हर चीज जो है महंगी होनी है उसको। राहुल साहब, आप ऑब्वियसली वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि एक चीज महंगी होती है तो हर चीज हो जाती है, लेकिन अब ये गरीब आदमी का मसला है कि कुछ भी महंगा हो, रोटी की कीमत पर फर्क ना पड़े। नेचुरली अब सोच लें उसके पास और है क्या, रोटी तो एटलीस्ट उसको उस कीमत पे मिले जिस पे वो यूज्ड टू है। एक निज़ाम दरकार होगा ये सब मैनेज करने के लिए, तंदूर मालकान को रेट लिस्ट पर लाने के लिए। सूबाई हुकूमत के पास ऐसा कोई निज़ाम है? देखें, सूबाई हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी, हम कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें करती है और हमारे जो सप्लाई ब्यूरो है वो लोग करते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए और जो खोद बनोश की जो अशिया हैं वो कंट्रोल में रहें, ये हमारा फर्ज है। हम हर मुमकिन उसमें जो भी ज़रूरी इक़दाम होंगे सूबाई हुकूमत ने उठाए और आइंदा भी उठाएगी, कंट्रोल करेंगे हम। लेकिन एक चीज ये है कि जब तक आप पूरा एक मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जब तक जो चीजें आपको पता है कि एक चीज जब महंगी होती है तो दूसरी पे इफेक्ट करती है, दूसरी तीसरी पे इफेक्ट करती है। ये जो डॉलर में इजाफा हुआ है, ये जो फ्यूल, बिजली, गैस, हर चीज की कीमतें में इजाफा हुआ है, तो ये हर बात पे इफेक्ट होगा। इसको आप मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप इम्पोज कर दें जी। आखिर जो चीज अगर आप तंदूर वाला, इसको भी देखना पड़ेगा कि तंदूर वाले का गैस पहले कितने का आ रहा है, अभी कितने का आ रहा है, उसका बिजली का बिल पहले कितने का आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, और गंदम जो वो खरीद करता है, आटा खरीद करता है, वो उसको कितने में पड़ रहा है। राहुल साहब, अब सब्सिडी का फैसला भी हो गया है, तो शहरी कब तक तवक्को रखें कि रोटी के दाम कम होंगे? देखें, खुशी की बात है अगर वाकई कोई इस पे सब्सिडी वफाकी हुकूमत देती है, वरना तो ये कहते हैं कि जी ये सब्सिडियां सब जो है गलत हैं, नाजायज हैं, ये
उन्होंने फर्टिलाइजर पे खत्म कर रहे हैं, फ्यूल पे कर रहे हैं, सब चीजों पे ये कहते हैं कि सब्सिडी तो हम खत्म कर देंगे, किसी की सब्सिडी। तो बहरहाल फिर सब्सिडी कैसे आएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन का फार्मूला क्या होगा, तंदूर पे आप कैसे सब्सिडी देंगे, आटा सब्सिडी पे देंगे या क्या करेंगे, ये बड़े इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी तक ये वाज़ेह नहीं है। और भी कब सब्सिडी आएगी, वफाकी हुकूमत का ये हाल है कि सूबों को अपने जो उनके पैसे जो होते हैं वो देने होते हैं वो नहीं दे पाते, उनकी रिलीज पूरी नहीं होती। सिंध हुकूमत के 160 अरब रुपये उन्होंने पिछले साल के नहीं दिए हैं, तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा ये सब्सिडी कब देंगे, कैसे देंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, उसका तरीकेकार क्या होगा, ये किसके जरिए दी जाएगी, क्या होगा। तो ये बड़ा एक किस्म की बात है। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, ये तमाम बातें आवाम को क्या चाहिए, मुनासिब दामों में एक जैसे रेट्स पे तमाम जगह हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करें इनफैक्ट कि रोटी मैसर आए ताकि लोग सुकून से 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। जी अभी हम एक मैं वो याद है ना अब्दुल्ला ने 3 ऑप्शंस रखी हुई हैं अभी तक, वो ईद के जानवर की कि कौन सा इन्होंने लेना है, तो अभी दोबारा हम ऑप्शन दिखाएंगे आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें आपको सिर्फ ऑप्शन ए और बी दिखानी चाहिए, क्योंकि सी का मैंने कुछ सुना नहीं है कि आपने पता किया कि सी की क्या खैरियत है। वो फोन नहीं उठा रहे थे, देखा सी नहीं रहा हमें अब, बारिशों में रुड़ गया है, डूब गया है, मुझे नहीं पता। आपको या तो मुझे लगता है कि आप ही खरीद लाई हैं सी को, तो ये साजिश भी हो सकती है, या और आप कह ये रही हैं कि बारिश की नजर हो गया, वो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। जी सामने ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए, बी, स्पॉटी, और चले सी भी दिखा ही दें, हालांकि आई डाउट के सी का तो कोई सीन ही नहीं है। मेरा प्यारा सी, आपका दिल सी पे ही आया हुआ था, तो लोगों से मशवरा क्यों करवा रहे हो, ले लो जाके सी। नहीं मेरी बात सुने, कुछ हम कोई फ्रेंडशिप भी तो होती है ना, कोई फ्रेंडशिप गोल्स। हाँ फ्रेंडशिप गोल्स। वापस आ जाए और प्लीज इनका मसला हल कर दें, जल्दी से अब्दुल्ला को बता दें कि इन्होंने ए, बी, सी में से कौन सी ऑप्शन लेनी है। तक हम फैसला कर लेते हैं, आज के जो और कल के जो वोट्स होंगे उसके बाद हम इस वीकेंड पे फैसला फाइनल कर देंगे। आई डाउट इट्स गोइंग टू बी सी दो। अच्छा हुआ ये कि अब्दुल्ला ने कहा खड़ी हो जाओ, तो मैं खड़ी हो गई, अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या है। जनाब उसके लिए भी मेरे पास प्लान है ना, आपको ऐसे थोड़ी हम तकलीफ दे रहे हैं। ओके बताएंगे, हम तकलीफ आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास बड़े स्पेशल मेहमान हैं, और चूंकि वो बहुत सारे हैं, और हमने सोचा कि हम क्यों यहाँ पे बैठे रहे, जब वो सारे खड़े हुए, सारे खड़े हो जाते हैं, तो हम सारे खड़े हो जाते हैं, तो हम जी इधर आ गए हैं, और ये हमारे सारे गेस्ट, हमारे दोस्त हमारे पास आए हैं, और क्या वजह है ये अब्दुल्ला बताएंगे। जनाब ये है एनआरकी ग्रुप, और सिंगिंग एंड डांसिंग इनके पैशन है, गाते हैं, नाचते हैं, एंटरटेन करते हैं, एंटरटेन होते हैं। हमें लगता है कि जो ये काम करता है वो एंटरटेन कर रहा है, लेकिन सही मानों में वो खुद भी अपने आप को एंटरटेन कर रहा होता है। बिल्कुल जी, वो करते हैं, रैप करते हैं, हिप हॉप भी एक स्ट्रीट स्टाइल डांसिंग है, और रैप सिंगिंग। और बाय द वे रैप सिंगिंग के बारे में ये भी कहा जाता है, इनसे हम पूछेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो तलखियाँ होती हैं सोसाइटी की, जो आप शायद उस तरह कह नहीं सकते, वो आपके सिंगिंग स्टाइल में आ जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज रैप। आपको पता है ना कोई इंडिया के आजकल 2 रैपर्स हैं, उनकी रैप में फाइट चल रही है, रफ्तार एंड सम अदर वन। एनी हाउ वो तो हम बाद में आपको किसी दिन दिखा देंगे, लेकिन अभी हम इनसे बात करेंगे। सो ताशी हैं हमारे साथ, उनके साथ हैं अनस, उनके साथ है नकी, उनके साथ हैं बुरहान, और उनके साथ हैं आकिल। सो आप लोग एक ही क्लास में थे, एक ही जगह काम करते हैं, कैसे ये ख्याल आया कि सारा एक ही इंटरेस्ट है और ये करते हैं? हम तो बहुत दूर दूर रहते हैं, मैं जौहर में, वो नाजमाबाद में, तो ये अच्छा सबके एड्रेसेस नहीं बताओ, बस ये बता दो कि कैसे मिले। बेसिकली हम लोग पहले डिफरेंट क्रूज थे, फ्रेश सोल्स और जूनियर जैब्स, तो हम लोग काफ़ी सालों से हम लोग साथ ट्रेनिंग करते थे, हम लोग साथ इंजॉय करते थे, गोइंग आउट, ट्रैवलिंग। तो फिर Anas came with the idea कि हम लोग एक क्रू बना लेते हैं, so we just wanted to bring the revolution कि हिप हॉप असली होता क्या है, and what hip hop is really about, and अच्छा ये जो हमने गली बॉय देखी थी, ये वही वाली कोई चीज़ है या कोई और चीज़? नहीं, गली बॉय इज रैपिंग, और दिस हिप हॉप। हिप हॉप इज बेसिकली अ कल्चर। अच्छा तो हिप हॉप सिर्फ म्यूजिक नहीं है, हिप हॉप में बी बॉइंग, ग्राफिटी, डीजे और रैपिंग, तो एक पूरा कल्चर, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो नहीं करते ना नहीं, ग्राफिटी अभी नहीं करने को सब कुछ कर लेते हैं, हम नहीं चाहेंगे मतलब ये आर्टिस्ट है, अभी हमने इनसे बात की है, और बुरहान से अभी हमने बात की है, तो आप तो आर्टिस्ट टाइप बंदा है, तो लिहाजा सब कुछ चल रहा है। देखिए बिटवीन द 5 ऑफ देम
they do everything, and that is what hip hop is. So basically you bring it alive. हम बड़े curious हैं, हमारे जो viewers हैं वो हमसे ज़्यादा curious करेंगे, हम performance तो इनकी देखेंगे, लेकिन कोई ऐसी cause जो आपके दिल के करीब हो, जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो या आजकल इस पे काम कर रहे हो? International hip hop map, because पूरी दुनिया में hip hop recognized and Pakistan is still मतलब. Let's be honest, ये जो ग्रुपों को इन्होंने नाम लिया और ये सारे बच्चे देख के ना मैं एक स्टेट ऑफ शॉक में चला गया। अच्छा, by the way, ये भी होता है यहाँ पे। जी सब कुछ ठीक है, तो ये होता है तो हमें देखना भी चाहिए। मैं आपको इसलिए रोकूंगी क्योंकि एक दफा हमने एक और वर्ल्ड रेनाउंड बैंड है, उनमें भी हमने बच्चे कह दिया था। अब बच्चा वर्ड नहीं यूज करना, दीज आर मैच्योर पीपल, दे हैव डिसाइडेड टू डू दैट। वो एक दूसरे को बच्चे बच्चा एक ही शायद बीच में होगा, तो लिहाजा बच्चे नहीं है। यू रिमेंबर वी सेड वी मेड दैट मिस्टेक ऑफ कॉलिंग BTS बच्चा। भाई इससे आप उनकी उम्रों का नहीं, हमारी उम्रों का अंदाजा लगा लिया करें कि हमें ये बच्चे लग रहे हैं, तो लिहाजा हम बिल्कुल इधर चुप कर जाते हैं। लेकिन यू थिंक दैट आप लोगों के इस इंडेवर से, आप लोगों की कोशिश से और आपके पैशन से, नेचुरली दिस इज पैशन, दैट इज व्हाट यू ऑल टुगेदर, पाकिस्तान इस मैप पे आ जाएगा। पाकिस्तान इज अच्छा। आई मस्ट टेल यू कि अब्दुल्ला ने कुछ करने की कोशिश की है ब्रेक में। अब्दुल्ला स्ट्रेट खड़े रहे और हिलना नहीं। हाँ, आप बस इसी एंगल में इंटैक्ट है, बाकी का कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा जी, ऑल ऑफ देम आर विद अस, लेकिन मैं बड़ी क्यूरियस हूँ और ताशी आपसे ही पूछ लेती हूँ कि फिर इसका स्कोप क्या है? मतलब इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, कॉम्पिटिशंस होते हैं, हाउ डज दैट वर्क आउट? सो पहले पाकिस्तान में काफ़ी जैम्स होते थे, लाइक लोकल जैम्स। सो मैं पैसे जमा कर रहा था फॉर 3 years, तो पहले साल पैसे जमा किए, आई गॉट मग्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद, सो दे स्टोल ऑल माय मनी एंड मोबाइल। अगले साल पैसे जमा किए, हमें हाउस शिफ्ट करना पड़ा, तो उसमें लग गए। एंड थर्ड लाइक 2018 के नवंबर में आई वेंट टू दुबई, देयर वाज दिस B-boy जैम कॉल्ड स्लैम फैम, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया एंड ऑल ऑफ UAE आई गॉट टिल टॉप 8। आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। सो वो सीन एक्सपीरियंस करने के बाद तो फिर पाकिस्तान में आके मेरे दिमाग में एक विजन आ गया कि जो हिप हॉप सीन बाहर मुल्कों में है, बिकॉज पीपल वर देयर फ्रॉम रशिया, इटली, ताइवान, इजिप्ट, और वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान एंड पीपल रिस्पेक्टिंग यू फ्रॉम माई स्टाइल, इट वाज जस्ट अमेजिंग। तो वो सीन यहाँ पे लेके आना है, एंड फॉर दैट बस उसी पे लगे हुए हैं, एंड लाइक वी आर द फाइनेस्ट डांसर्स एंड द फाइनेस्ट कोरियोग्राफर्स। यू गाइस आर रियली गुड, मतलब आप लोगों ने भी देख लिया, वी आर हियर। नहीं लेकिन एक चीज और जो मैं पूछा, मैंने आपको कहा था आप एक ही एंगल में रहना। इट्स ऑलराइट, कुछ नहीं मैंने ऐसा किया। आखिर मुझे बताइएगा कि आप तो ये करते हैं, बड़ा अच्छा है, जाहिर है प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? ये मैं यकीन मानिए मेरी अम्मा तो मतलब हर अम्मी इतनी वो प्रोग्रेसिव शायद नहीं होती, लेकिन बताएं आप, मतलब दे एक्सेप्ट इट, दे लव इट, दे एनकरेज इट। क्या रिएक्शन है उनकी तरफ से? सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है? बस सही है, मगर काम करना लाजमी है। हाँ, यानी कि वो कहते हैं कि ठीक है, जो शौक है वो परसू करते रहो। अम्मा की गालियां तो कांस्टेंट है ना, तो हर कोई सुनता रहता है। सो और अम्मियों की गालियों से तो हम मतलब कि सेंसिटाइज हो गए हैं। सुबह का नाश्ता इज नॉट अंडा पराठा, सुबह के नाश्ते से अम्मी की 2-3 गालियां सो यार उसके दिन स्टार्ट नहीं होता। जबरदस्त बात तो वैसे हमारे दिल की ही इन्होंने की है, एक्सेप्ट कि हमारी अम्मियां हमारे साथ नहीं है इधर, तो वी आई मिस माय मॉम। अच्छा, सो एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पेरेंट्स भी हो गया, बट आई होप कि दे डोंट आस्क यू टू परफॉर्म। जी किसी की मेहंदी है तो शादी का कुछ सीन नहीं, शादी में नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट्स पेड, लाइक अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट, या फिर आपकी अपनी शादी। अच्छा, अपनी शादी पे तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। कितनी प्रैक्टिस मांगता है? ये ट्रेनिंग है यहाँ पर? अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहे, आप लोगों ने यहाँ पे कहीं से ट्रेनिंग की है, या फिर अगर कोई और करना चाहे तो आपसे कर सकता है? सैटरडे को हमारा एक हिप हॉप जैम है, लाइक डांस जैम है, BBRC बॉडी बीट रिक्रिएशनल सेंटर खड्डा बदर कमर्शियल पे। एंड जहाँ तक बात है प्रैक्टिस की, ही इज बीन डांसिंग फॉर मोर देन 10 years, 5, 6, 7, 11, 12, हम इतने साल से हम नाच रहे हैं। सो कॉन्स्टेंटली अपने एक डांस फॉर्म को हम लेके चले जा रहे हैं। इट इज इन योर खून में। माय फादर वाज अ डांसर। अच्छा, ये बाय द वे ये सीन जो है व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसके बारे में भी पूछेंगे। हॉलीवुड में भी अगर आप देखें, बॉलीवुड में भी इनफैक्ट आप देखें तो मूवीज बनना स्टार्ट हो गई, मतलब ये बड़ी एक्सेप्टेंस है इसमें। स्टेप अप सीरीज आप लोगों को याद होगी। कल्चर था ना, ये अब अंडरग्राउंड रहा नहीं है, अब इट इज एक्सपोज्ड। हां, ये ओवरग्राउंड है, अब इट इज बीइंग एक्सपोज्ड एंड पीपल appreciating it, people loving it. So मतलब पहले लोग करते थे और फिर उनको ये नहीं पता होता था कि अगर हम करें तो कौन देखेगा, and now they do it and other people join them. मतलब ये है कि लोगों को एकदम से मिल जाता है कि finally we find somewhere some people who understand what we are going through. आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के बस ये डांस करना है, पाकिस्तान में कल्चर लेके आना है कि आगे 5 साल या 10 साल बाद अभी पाकिस्तान में हिप हॉप का नाम हो तो एनआरकी बोलें कि एनआरकी था, एनआरकी लेड द फाउंडेशन, एनआरकी ने एनआरकी बचा दी। तो वी ले द फाउंडेशन, अगर हम नहीं तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है
उनके लिए एटलीस्ट वेज हो, जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स और फैसिलिटीज नहीं थी एटलीस्ट उनके लिए हो। तो आपके ग्रुप में कोई लड़की की एडिशन, कोई लड़कियां भी इस टाइप के डांस फिलहाल हम लोग करती 6 हैं? मेंबर्स हैं। एक मेंबर हमारा जॉब पे फंसा हुआ है, अजहर क्रमनाडो। वी मिस यू मैन, लाइक सीरियसली We miss you too. अच्छा अजहर, we miss you too, but you know खवातीन का भी कोई है ग्रुप में? फीमेल डांसर्स हैं पाकिस्तान में, हिप हॉप करती हैं जी। ओह वंडरफुल। तो हम ढूंढ के उनको भी लाएंगे। सैटरडे को अगर आप फ्री हैं तो हम आ जाइएगा हमारे जैम पे। 200 रुपए एंट्री आपके लिए हम फ्री कर देंगे। और आप लोग भी इनवाइटेड हैं इनके जैम पे, तो लिहाजा anybody who's interested। BBRC बर्दर कमर्शियल बुंदूखान के बिल्कुल ऊपर। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया मेरा ख्याल है कि यहाँ पे चुप नहीं होंगे जब तक हम इन्हें चुप नहीं कराएंगे। थैंक you guys, thanks a lot, best of luck। और it was really fun to have you। I don't think this is the last we have seen of you। इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे। अच्छा जी, एक और चीज, कोई बॉडी लैंग्वेज और हो जाती है ना, कुछ जो ये हो रहा है। देखिए हमारा अनारकी का साइन है, ये हाथ खोलना, इस तरह यस यस, यस, do it right। yes, that's okay, let's see this। अब नीचे करो हाथ। You are an anarchy। अच्छा